बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर एहसन अफरोज़, क्लास नहम केमिस्ट्री बाब नंबर 2। आज हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने सबसे पहले एटम के साख्त की वजाहत के लिए अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया। इसके मॉडल को न्यूक्लियस की दरियाफ्त के नाम से भी जाना जाता है। इसने अपने मॉडल के अंदर अल्फ़ा पार्टिकल्स का इस्तेमाल किया, जिनकी बौछार बेरिलियम का टारगेट लेकर उसके ऊपर जिसकी बौछार सोने का वर्क लेकर उसके ऊपर करवाई गई, और उसके नतीजे में इसने मुख्तलिफ मुशाहदात किए और मुख्तलिफ़ किस्म के नताइज अखज़ किए। फिर हम ये भी देखेंगे कि रदरफोर्ड के एटमी मॉडल के अंदर क्या कमियां, क्या नकाइस मौजूद थे। तो आएँ तफसीलन समझने के लिए रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को ग्लास बोर्ड की तरफ चलते हैं। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड बरतानवी न्यूजीलैंड का एक कीमियादान था जिसने अल्फ़ा पार्टिकल का इस्तेमाल करते हुए बेशुमार तजर्बात किए, और बुनियादी तौर पर रदरफोर्ड ने ही एटम की तकसीम का भी तजर्बा सबसे पहले किया। इस वजह से इसको न्यूक्लियर केमिस्ट्री का बाप भी कहा जाता है, यह माना जाता है। रदरफोर्ड की खिदमात को मद्देनज़र रखते हुए इसको 1908 के अंदर नोबल इनाम से भी नवाजा गया, जबकि एटॉमिक मॉडल जो था रदरफोर्ड ने 1911 के अंदर ये तजर्बा किया, जिसके नतीजे में इसने न्यूक्लियस को दरियाफ्त किया। तो इस न्यूक्लियर केमिस्ट्री की शाख के अंदर, फील्ड के अंदर रदरफोर्ड की ग्रां कदर खिदमात मौजूद हैं, जिनको सराहते हुए इसको नोबल प्राइज़ इनाम से भी नवाजा गया 1908 के अंदर। सबसे पहले तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का हम तारुफ लिखते हैं यहाँ पे। तो तारुफ के अंदर आपने इसकी दरियाफ्त याद रखनी है कि कब इसने ये नज़रिया, ये मॉडल पेश किया। तारुफ तो आपने याद रखना है कि रदरफोर्ड ने अपने दूसरे वर्कर्स के साथ, अपने दूसरे साथियों के साथ मिलकर 1911 के अंदर अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया। असल में इस तजर्बे को हम एक और नाम देते हैं। इस तजर्बे को हम लिख सकते हैं न्यूक्लियस की दरियाफ्त। न्यूक्लियस की दरियाफ्त। तो असल में इस तजर्बे के नतीजे में उसने एटम की साख्त को बयान करने की कोशिश की, और इस तजर्बे के नतीजे में इसने न्यूक्लियस को भी दरियाफ्त किया। इस वजह से हम इस तजर्बे को न्यूक्लियस की दरियाफ्त के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा हम अल्फ़ा पार्टिकल के बिखराव का तजर्बा इस नाम से भी इस मॉडल को जानते हैं। तो ये मुख्तलिफ नाम हैं जो इस मॉडल के लिए रखे जाते हैं, इसको दिए जाते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आपने याद रखना है कि 1911 में रदरफोर्ड ने अपने साथियों के साथ मिलकर एटम का मॉडल पेश किया। अब इस मॉडल पेश करने का जो बुनियादी मकसद था वो क्या था, ज़रा मकसद की बात करते हैं कि एटॉमिक मॉडल का, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का क्या बुनियादी नज़रिया था, क्या मकसद था। असल में रदरफोर्ड ये देखना चाहता था, हम लिख सकते हैं कि इस तजर्बे का या इस एटॉमिक मॉडल का बुनियादी मकसद ये देखना था कि किस तरह पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इकट्ठा रह सकते हैं। ये बुनियादी मकसद था इस तजर्बे का, इस रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का, कि ये देखा जाए कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कैसे इकट्ठे पाए जाते हैं एक ही एटम के अंदर। क्योंकि 1911 के अंदर ये मॉडल पेश किया, और मैंने आपको न्यूट्रॉन की दरियाफ्त के अंदर थोड़ा सा तारीखी पस मंज़र से भी आगाह किया था, और मैंने ये बताया था कि 1879 के अंदर चूँकि इलेक्ट्रॉन यानी कि कैथोड रेस की दरियाफ्त की जा चुकी थी, 1886 के अंदर प्रोटॉन की दरियाफ्त की जा चुकी थी, लेकिन 1911 तक
न्यूट्रॉन के बारे में किसी किस्म की कोई भी दलील सामने नहीं थी, तो अभी तक सिर्फ यही बात साइंसदान इस बात का ही इल्म रखते थे कि एटम के अंदर दो ही चीज़ें पाई जाती हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव और जबकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव। तो ये देखना कि किस तरह एक ही एटम के अंदर दोनों चार्जेस इकट्ठे रह सकते हैं, किस तरह की साख्त हो सकती है एटम की, तो इसको साबित करने के लिए, इसको चेक करने के लिए, देखने के लिए ये मॉडल पेश किया गया रदरफोर्ड की जानिब से कि कैसे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो इकट्ठे रह सकते हैं। अब देखते हैं ये काम करने के लिए, चेक करने के लिए इन्होंने क्या तजर्बा किया। ज़रा उस तजर्बे को तफसीलन समझने की कोशिश करते हैं। असल में इन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स की बौछार करवाई एक बारीक सोने का वर्क लेकर, जिसकी जो मोटाई थी वो 0.000004 सेंटीमीटर थी। मतलब इन्होंने एक सोने का वर्क लिया। मैं यहाँ पे अगर वो सोने का वर्क बनाता चलूँ, मैं सबसे पहले तो आपको इस तजर्बे की बुनियादी चीज़ें बताता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें इस तजर्बे के अंदर इस्तेमाल हुई हैं। उसके बाद फिर इस तजर्बे को डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो इन्होंने अपने तजर्बे में क्या चीज़ें इस्तेमाल की। नंबर 1, सोने का वर्क जिसकी मोटाई कितनी थी, 0.000004 सेंटीमीटर। इतनी मोटाई का सोने का एक वर्क इस्तेमाल किया अपने तजर्बे के दौरान। दूसरे नंबर पर इस सोने के वर्क के ऊपर किसकी बौछार करवाई गई, अल्फ़ा पार्टिकल्स की। अल्फ़ा पार्टिकल्स की बौछार करवाई गई। अल्फ़ा पार्टिकल्स को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स। ये अल्फ़ा का एक सिंबल है जिसकी मदद से अल्फ़ा को जाहिर किया जा सकता है। और इसके साथ साथ इन्होंने एक जिंक सल्फाइड, जिसका फॉर्मूला है ZnS, जिंक सल्फाइड। मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन का भी इस्तेमाल किया। जिंक सल्फाइड की स्क्रीन का इस्तेमाल किया। अब देखते हैं कि ये जो तीन चीज़ें थी ये किस तरह से इनकी तरतीब लगाकर इस तजर्बे को मुकम्मल किया गया। ज़रा तफसीली इस बात को समझते हैं कि इन्होंने क्या किया। सोने का एक वर्क लिया पहले नंबर पर। उस सोने के वर्क की जो मोटाई थी वो मैंने आपको बता दिया कि वो कितनी थी। वो मोटाई तकरीबन 0.000004 सेंटीमीटर थी। अब ये सोने का वर्क है, मतलब गोल्ड। ये कौन सी मेटल है, कौन सी धात है, गोल्ड। सोने की बात करें, गोल्ड की बात करें, जिसका सिंबल क्या है, AU। तो इसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो किसके होंगे, गोल्ड के, सोने के एटम्स से मिलकर बना हुआ ये एक सोने का वर्क है। ये सारे एटम्स किसके हैं, सोने के। पहले मैं आपको ज़रा ये बताता चलूँ कि तजर्बा कैसे कैसे किया गया, फिर ज़रा तफसीलन इस तजर्बे को समझेंगे भी। ये एक सोने का वर्क है जिसकी मोटाई हमें मालूम है कितनी ली गई। इसके ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल्स की बौछार करवाई गई। हम जानते हैं, ये आखिरी लेक्चर के अंदर भी इस बात को तफसीली समझा है कि अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं ये कहाँ से आते हैं, किसी न किसी रेडियो एक्टिव ज़रिए से हासिल होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से हासिल होते हैं। वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो पोलोनियम या रेडियम, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट के गिर्द हम क्या रखते हैं, एक लेड का ब्लॉक रखते हैं, ताकि उनसे निकलने वाली जो रेडिएशंस हैं, उनसे निकलने वाले जो पार्टिकल्स हैं, उनकी सिमत सिर्फ एक ही तरफ रहे, हर तरफ ना फैले। तो ये मेरे पास एक लेड का ब्लॉक, इस लेड के ब्लॉक के अंदर ये वो रेडियो एक्टिव सोर्स, ज़रिया रेडियो एक्टिव, जिसने किसको खारिज करना है, अल्फ़ा पार्टिकल्स को खारिज करना है। और ये जो ज़रिया है जहाँ से ये अल्फ़ा पार्टिकल निकलने हैं, ये रेडियम भी हो सकता है, ये पोलोनियम भी हो सकता है, कोई भी इनमें से इस्तेमाल किया जा सकता है। रेडियम या पोलोनियम दोनों ही अल्फ़ा पार्टिकल्स को क्या करते हैं, खारिज करते हैं। और ये मैंने क्या लिया हुआ है, ये लेड ब्लॉक, ये यहाँ से क्या निकल रहे हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स।
ये अल्फ़ा पार्टिकल्स का इखराज हो रहा है इस रेडियो एक्टिव रेडियम या पोलोनियम से। ये सोने का वर्क पड़ा हुआ है, सोने का वर्क, और इस सोने के वर्क के गिर्द ये क्या रखी हुई है, एक प्लेट रखी हुई है, एक स्क्रीन असल में रखी हुई है ये जिंक सल्फाइड की, इस स्क्रीन के ऊपर जिंक सल्फाइड की क्या करवाई गई है, इस स्क्रीन के ऊपर जिंक सल्फाइड की एक कोटिंग, एक तह चढ़ाई गई है जिंक सल्फाइड की इस स्क्रीन के ऊपर। तो ये तजर्बा कुछ इस तरह से किया गया है। ये हमारे पास जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन है, जिंक सल्फाइड। तो ये सारी तरतीब थी मुख्तलिफ चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए कि कैसे ये तजर्बा करवाया गया। अब इस तजर्बे के नतीजे में इन्होंने किन चीज़ों का मुशाहदात किए, उनकी तरफ आने से पहले अगर मैं थोड़ा सा तफसीलन इस तजर्बे को बताऊं कि इन्होंने कैसे किया, क्या किया। इन्होंने देखा कि जब अल्फ़ा पार्टिकल्स की बौछार इस सोने के वर्क के ऊपर करवाई जाती है तो बहुत से अल्फ़ा पार्टिकल्स ऐसे हैं जो इस सोने के वर्क में से बिल्कुल सीधा गुजर जाते थे, और ये जो जिंक सल्फाइड की बनी हुई स्क्रीन थी वो अल्फ़ा पार्टिकल उस स्क्रीन के ऊपर जाकर टकराते थे, और टकरा कर क्या पैदा करते थे, एक चमक पैदा करते थे। यहाँ पर एक चमक पैदा होती थी जो इस बात का सबूत थी कि ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो किसी किस्म अपना रास्ता तब्दील किए बगैर इस सोने के वर्क में से बिल्कुल सीधा गुजर गए हैं। चंद एक पार्टिकल्स ऐसे थे जो इस सोने के वर्क के साथ जब टकराते थे तो वो अपना जाविया तब्दील करते हुए अपनी सिमत को तब्दील करते हुए एक बड़ा जाविया बनाते हुए मुड़ जाते थे, और इस जिंक सल्फाइड की स्क्रीन के ऊपर टकरा के किसी बड़े जाविये के साथ किसी और पोजीशन के ऊपर तो यहाँ पे चमक पैदा करते थे। चंद एक अल्फ़ा पार्टिकल्स ऐसे थे जो किसी बड़े जाविये के साथ मुड़ते थे और जिंक सल्फाइड की प्लेट के ऊपर टकरा के वहाँ पे चमक पैदा करते थे, और बहुत ही कम पार्टिकल ऐसे भी थे जो जिस सिमत के अंदर जाके टकराते थे सोने के वर्क के साथ उसी सिमत के अंदर बिल्कुल वापस भी आ जाते थे। अगर मैं इसी सारे तजर्बे को मज़ीद तफसील के साथ आपको समझाना चाहूँ तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो सोने का वर्क है इसमें से चंद एक एटम्स यहाँ पे बना लेता हूँ। ये उस सोने के वर्क के अंदर पाए जाने वाले गोल्ड के एटम्स हैं जिनको मैं जाहिर कर रहा हूँ इन छोटे छोटे स्फीयर्स की मदद से। मैं जानता हूँ एटम के वस्त में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। मैंने पॉजिटिव एटम्स बना दिए किसके, गोल्ड के। इनके ऊपर जब अल्फ़ा पार्टिकल्स की बौछार करवाई गई, अल्फ़ा पार्टिकल, हमने आखिरी लेक्चर के अंदर भी बड़ी तफसील के साथ ये बात समझी हुई है कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं ये असल में हीलियम के जो न्यूक्लियाई हैं उनको बोला जाता है, जिनका मास नंबर 4 होता है और एटॉमिक नंबर 2 होता है। एटॉमिक नंबर से मुराद क्या होता है, एटम के न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले प्रोटॉन्स की तादाद, जबकि मास नंबर से मुराद एटम के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद। मैं सिर्फ यहाँ पे बात कर रहा हूँ न्यूक्लियाई की। इसका मतलब ये हुआ कि हीलियम का जो पहला शेल है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, जब हीलियम अपने वो दोनों इलेक्ट्रॉन खारिज कर देता है तो पीछे सिर्फ हीलियम का न्यूक्लियस बचता है। मैं यहाँ पे हीलियम का न्यूक्लियस बनाता हूँ, ये सिर्फ हीलियम का न्यूक्लियस है, इसने पहले शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन को खारिज किया हुआ है, और इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन भी हैं, प्रोटॉन भी हैं, 2 प्रोटॉन हैं, 2 न्यूट्रॉन हैं, न्यूट्रॉन जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं, जबकि प्रोटॉन जिनके ऊपर +1 चार्ज है, +1 चार्ज है, पॉजिटिव 1 चार्ज है, 2 प्रोटॉन है। तो मैं यहाँ पे 2 पॉजिटिव बना देता हूँ जो इस बात को जाहिर करते रहेंगे कि ये हीलियम का एक न्यूक्लियस है जिसका चार्ज क्या है, +2। तो ये अल्फ़ा पार्टिकल, असल में अल्फ़ा पार्टिकल की खसूसियात इस न्यूक्लियस से बड़ी मिलती हैं, एक जैसी ही तकरीबन होती हैं। इस वजह से हम इन अल्फ़ा पार्टिकल्स को हीलियम के न्यूक्लियाई का नाम भी देते हैं। तो ये अल्फ़ा पार्टिकल हैं जिनकी बौछार करवाई गई। अल्फ़ा पार्टिकल्स असल में हीलियम के न्यूक्लियाई जिनके ऊपर चार्ज क्या, जमा चार्ज, +2 चार्ज।
और ये पॉजिटिव न्यूक्लियाई हीलियम के अल्फा पार्टिकल ये कहाँ से आ रहे हैं, किसी रेडियो एक्टिव ज़रिए से आ रहे हैं। वो रेडियो एक्टिव रेडियम हो सकता है, वो रेडियो एक्टिव पोलोनियम हो सकता है। ये किसी रेडियो एक्टिव ज़रिए से आने वाले अल्फ़ा पार्टिकल्स थे जिनकी इस सोने के वर्क के ऊपर बौछार करवाई गई। और ये देखा गया कि बेशुमार अल्फ़ा पार्टिकल ऐसे थे जो इस सोने के वर्क में से किसी तरफ भी मुड़े बगैर बिल्कुल सीधा गुजर गए, किसी तरफ भी मुड़े बगैर बिल्कुल सीधा गुजर गए। ये मैं आपको मुशाहदात की बात बता रहा हूँ कि क्या कुछ मुशाहिदा किया गया इस तजर्बे के नतीजे में। फिर वो कहता है चंद एक ऐसे भी थे, चंद एक अल्फ़ा पार्टिकल ऐसे भी थे जो जाते थे और किसी बड़े जाविये के ऊपर टकरा कर गुजर जाते थे, किसी बड़ा जाविया बनाते हुए टकरा कर गुजर जाते थे, एक बड़े जाविये के ऊपर मुड़ भी जाते थे। और ये भी देखा गया कि बहुत ही कम ऐसे पार्टिकल हैं, अल्फ़ा पार्टिकल, जो जैसे टकराते हैं उसी सिमत से वापस भी आ जाते हैं। तो चंद एक अल्फ़ा पार्टिकल ऐसे भी थे। अब मैं ज़रा इस पूरे तजर्बे के नतीजे में जो मुशाहदात देखे गए उनकी अगर एक फ़हरिस्त बनाऊं, क्या मुशाहदात देखे गए, तो पहले नंबर पर तकरीबन तमाम अल्फ़ा पार्टिकल्स सोने के वर्क से बगैर मुड़े सीधे गुजर गए। तकरीबन तमाम अल्फ़ा पार्टिकल्स सोने के वर्क से बगैर मुड़े सीधे गुजर गए। दूसरे ये देखा गया। दूसरे नंबर पे तकरीबन 20,000 अल्फ़ा पार्टिकल्स में से चंद अल्फ़ा पार्टिकल्स ऐसे थे जो किसी बड़े जाविये से सोने के वर्क से टकराकर मुड़ गए और चंद पार्टिकल्स ऐसे भी थे जो सीधा वापस पलट आए सोने के वर्क से टकराने के बाद। तो ये दो मुशाहदात देखे गए कि जब सोने के वर्क के ऊपर जिसकी मोटाई 0.0004 सेंटीमीटर है उसके ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल्स की बौछार करवाई गई, तो बेशुमार अल्फ़ा पार्टिकल तकरीबन 20,000 या इससे भी ज़्यादा पार्टिकल्स की बौछार करवा कर देखा गया। और ये मुशाहदा किया गया कि ज़्यादातर पार्टिकल्स तो बगैर किसी सिमत के अंदर मुड़े हुए बिल्कुल सीधा गुजर जाते हैं। कैसे पता चला कि पार्टिकल सीधा गुजर गए हैं? असल में उस सोने के वर्क के गिर्द हमने एक स्क्रीन रखी होती थी, एक फोटोग्राफिक प्लेट रखी होती थी जिसके ऊपर जिंक सल्फाइड जैसे मटेरियल की एक तह चढ़ाई होती है। ये मटेरियल, इसको हम फ्लोरेसेंट मटेरियल कहते हैं। ऐसा मटेरियल जो चमक पैदा करता है, जब उसके ऊपर आकर कुछ पार्टिकल्स टकराते हैं तो उससे वो ग्लो करता है, चमक देता है। ऐसे मटेरियल को फ्लोरेसेंट बोला जाता है। खैर, तो जिंक सल्फाइड एक चमक पैदा करने वाला मटेरियल था। तो जैसे अल्फा पार्टिकल आते थे
इस सोने के वर्क में से गुजरते थे तो बेशुमार पार्टिकल्स तो ऐसे थे जो बिल्कुल मुड़े सीधा गुजर जाते थे, और जब इस सोने के वर्क के बिल्कुल मुखालिफ सिमत में जिंक सल्फाइड की प्लेट के ऊपर चमक आती थी तो हमें इससे अंदाज़ा हो जाता था, रदरफोर्ड को इससे अंदाज़ा हो जाता था कि बहुत से पार्टिकल्स ऐसे हैं जो बिल्कुल सीधा गुजर गए हैं। लेकिन उसने देखा कि चंद पार्टिकल ऐसे भी हैं जिनके लिए यही चमक जिंक सल्फाइड की प्लेट के ऊपर इस वर्क के बिल्कुल मुखालिफ सिमत में नहीं आई बल्कि किसी बड़े जाविये के साथ नज़र आना शुरू हुई है। तो वो कहता था, उसने मुशाहिदा किया कि चंद पार्टिकल्स ऐसे भी हैं जो सीधा गुजरने की बजाय सोने के वर्क से किसी ख़ास एंगल के साथ, किसी ख़ास जाविये के साथ मुड़ गए हैं, जिन्होंने जिंक सल्फाइड की स्क्रीन के ऊपर कहीं और जगह पे जाके पहले की निस्बत चमक पैदा की है। और चंद पार्टिकल्स ऐसे भी थे जो चमक देते ही नहीं थे, जिससे ये बात साबित होती थी कि जैसे वो गए हैं, जिस सिमत के अंदर गए हैं, जिस सिमत के अंदर गए हैं उसी सिमत के अंदर वापस आ गए हैं। चूँकि वो पूरी स्क्रीन के ऊपर कहीं भी टकराए नहीं है तो इससे साबित हुआ कि उन्होंने किसी किस्म की चमक भी पैदा नहीं की, और ना टकराने वाली जगह सिर्फ वही थी जहाँ से पार्टिकल अंदर दाखिल हो सकते थे, इस स्क्रीन के अंदर वर्क के ऊपर जाकर टकरा सकते थे, उसी सिमत के अंदर वापस आ जाते थे। तो इनसे ये दो बड़े मुशाहिदात किए गए कि अल्फ़ा पार्टिकल जो हैं वो बगैर मुड़े ज़्यादातर सीधा गुजर गए हैं, और उसने ये देखा कि हर 20,000 अल्फ़ा पार्टिकल्स में से सिर्फ चंद एक ऐसे थे जो बड़े जाविये के साथ मुड़ गए, और चंद एक पार्टिकल ऐसे थे जो जैसे गए हैं बिल्कुल उसी सिमत के अंदर टकरा कर बिल्कुल वापस पलट आए हैं। इस पूरे तजर्बे के नतीजे में रदरफोर्ड इस नतीजे के ऊपर पहुंचा कि जो थॉमसन ने एटम के मॉडल की वजाहत करने के लिए प्लम पुडिंग थ्योरी का नज़रिया पेश किया हुआ है, दरअसल वो थ्योरी एक गलत थ्योरी है। तो प्लम पुडिंग मॉडल को यहाँ पर झुटला दिया गया रदरफोर्ड ने अपने इस तजर्बे के नतीजे में। रदरफोर्ड ने अपने तजर्बे को निज़ाम शमसी के साथ तशबीह दी। उसने कहा कि जैसे निज़ाम शमसी के अंदर सूरज के गिर्द मुख्तलिफ सियारे हर वक्त गर्दिश करते रहते हैं, इसी तरह का हमारे एटम का भी मॉडल है, इसकी भी साख्त कुछ इसी तरह की है कि दरमियान के अंदर जो है वो कोई न्यूक्लियस मौजूद है जिसके गिर्द इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते रहते हैं। अब इन तमाम मुशाहिदात के नतीजे में, इस तजर्बे के नतीजे में क्या नताइज निकाले रदरफोर्ड ने अपने मॉडल के अंदर, वो नताइज देखते हैं। रदरफोर्ड के तजर्बे के नतीजे में मुख्तलिफ नताइज हासिल किए रदरफोर्ड ने अपने तजर्बे के ज़रिए। देखते हैं रदरफोर्ड के तजर्बे के क्या नताइज थे। तो रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल को अपने एटॉमिक मॉडल के लिए निज़ाम शमसी तजवीज़ किया, और अपने मॉडल को निज़ाम शमसी जैसा साबित करने के लिए उसने मुख्तलिफ नताइज भी सामने रखे। पहले नंबर पर रदरफोर्ड ने अपने तमाम तजर्बे को मद्देनज़र रखते हुए कहा कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा क्या है, खाली। ये पहला नतीजा। कैसे उसने इस बात को साबित करने की कोशिश की कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा खाली है? क्योंकि उसने कहा कि तकरीबन तमाम अल्फ़ा पार्टिकल्स, तमाम अल्फ़ा पार्टिकल्स बगैर मुड़े सीधा गुजर गए हैं सोने के वर्क से, लिहाजा एटम का ज़्यादातर हिस्सा खाली है। आपने डायग्राम की मदद से ये बात समझी अभी कि जब अल्फ़ा पार्टिकल गुजरता था सोने के वर्क में से तो वो बिल्कुल सीधी हरकत करते हुए मुखालिफ सिमत में पड़े जिंक सल्फाइड की स्क्रीन के ऊपर, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जाकर गिरता था और चमक पैदा करता था, जो इस बात को जाहिर करती थी कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा खाली है। क्यों? क्योंकि मुशाहदात में ये देखा गया कि 20,000 पार्टिकल्स में से सिर्फ चंद एक ही होते थे जो किसी जाविये के साथ मुड़ते थे, सारे पार्टिकल्स बिल्कुल सीधे ही गुजर जाते थे। तो ये पहला नतीजा अखज़ किया आपने इस तजर्बे के नतीजे में कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा क्या है, खाली है। दूसरे नंबर पर दूसरा नतीजा न्यूक्लियस की दरियाफ्त को वाज़ेह करता है।
न्यूक्लियस की दरियाफ्त को वाज़ह करता है। इसमें इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसमें लिखा जा सकता है चूंकि बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स सोने के वर्क से टकराकर किसी बड़े जाविये पर मुड़ते हैं, यानी एटम के वस्त में पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, जिसको न्यूक्लियस का नाम दिया गया। तो तजर्बा क्या कर मतलब नतीजा क्या निकाला? तजर्बा ये था कि बहुत कम पार्टिकल, चंद पार्टिकल ऐसे भी थे जो पलट जाते थे, जो मुड़ जाते थे एक बड़ा जाविया बनाते हुए। मिसाल के तौर पर कि ये थे गोल्ड के एटम्स जिनके वस्त में क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। जब अल्फ़ा पार्टिकल्स आते थे तो अल्फ़ा पार्टिकल भी आप लोग जानते हैं ये हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं, और हीलियम के न्यूक्लियस पे पॉजिटिव 2 चार्ज होगा। जब ये गुज़रते थे इस एटम में से, तो एटम से गुज़रते हुए क्या कर जाते थे, एक ख़ास और बड़ा जाविया बनाते हुए मुड़ जाते थे। अब क्यों मुड़ जाते थे? तो हमें इस बात की तरफ इशारा है ये कि असल में ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। अगर एटम जाकर ये न्यूक्लियस जाकर एटम्स के साथ टकरा रहा है और टकरा कर किसी जगह से वो मुड़ रहा है, मतलब एटम से दूर जा रहा है, तो दूर तभी जाया जाएगा जब एटम के भी किसी हिस्से के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो तकरीबन दरमियान से गुजरने वाला जो पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल, वो मुड़ है किसी बड़े जाविये के साथ। इसका मतलब जब ये पॉजिटिव न्यूक्लियाई इधर दरमियान में कहीं करीब करके पहुंचा है, दरमियान वाली जगह के करीब करके पहुंचा है एटम के, तो वहां से वो मुड़ गया है, जो इस बात को साबित कर रही है कि एटम के वस्त के अंदर भी कोई पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, क्योंकि न्यूक्लियाई इनके ऊपर भी पॉजिटिव 2 चार्ज मौजूद है। और हमेशा एक तरह का चार्ज रखने वाले जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से परे भेजते हैं। तो अगर ये पार्टिकल जा रहे हैं और जाते जाते किसी चीज़ से टकराकर उस चीज़ से दूर चले गए हैं, तो इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज जमा है तो इस तरह से पॉजिटिव है, तो इस तरह से जिस चीज़ से टकरा रहे हैं उसके ऊपर चार्ज भी क्या है, पॉजिटिव। क्योंकि मुखालिफ चार्ज होता है तो ये अट्रैक्ट होता, ये खिंचा चला आता उस एटम के अंदर वाली साइड, अंदर वाली जानिब, लेकिन खिंचा नहीं चला गया, अट्रैक्ट नहीं हुआ, बल्कि दूर भागा है। तो दूर भागने का मुड़ गया एक बड़ा जाविया बनाते हुए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो एटम के वस्त के अंदर भी कोई ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और उस पॉजिटिव चार्ज हिस्से को, एटम के उस हिस्से को क्या नाम दिया गया, न्यूक्लियस का नाम दिया गया। यह था दूसरा नतीजा न्यूक्लियस की दरियाफ्त। तीसरे नंबर पर यह नतीजा अखज़ किया गया कि कसीफ और सख्त न्यूक्लियस, मतलब ये कि पार्टिकल्स जब टकराए हैं तो वो टकरा कर उन्होंने क्या किया, मुड़ गए हैं, अपना जाविया चेंज कर लिया, अपनी पोजीशन तब्दील कर ली है, जाविया तब्दील कर लिया, एक जाविया बनाते हुए अपनी पोजीशन को तब्दील कर लिया है। इससे ये बात साबित होती है कि एटम का जो वस्त है, एटम का जो मरकज़ है, वो ठोस भी है, और ठोस होने के साथ साथ घना भी है, कसीफ भी है। उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पार्टिकल्स को अंदर से गुजरने की इजाज़त नहीं दे रही, जिसकी वजह से पार्टिकल्स टकरा कर गुजरने की बजाय मुड़ गए हैं एक जाविया बनाते हुए। तो हम लिख सकते हैं कि पार्टिकल्स का किसी बड़े जाविये से
मुड़ जाना जाहिर करता है कि एटम का न्यूक्लियस बहुत ही कसीफ और सख्त है, ये जाहिर करता है। मज़ीद क्या नतीजा निकाला गया रदरफोर्ड के तजर्बात की रोशनी के अंदर? ये देखा गया कि जो न्यूक्लियस का साइज़ है, न्यूक्लियस का जो हुजम है, वो बहुत ही छोटा है, बहुत ही थोड़ा है। क्यों थोड़ा है? क्योंकि मुशाहदा किया गया कि हर 20,000 में से सिर्फ चंद एक पार्टिकल ही ऐसे होते थे जो मुड़ते थे। अगर न्यूक्लियस का साइज़, न्यूक्लियस का हुजम बड़ा होता तो जब पार्टिकल आ रहे थे तो ज़्यादा पार्टिकल्स उसकी रेंज के अंदर आते और ज़्यादा पार्टिकल जो थे वो एक बड़े जाविये के साथ मुड़ जाते। लेकिन चूंकि चंद एक पार्टिकल ही मुड़े हैं तो इससे यह बात साबित हुई कि एटम का जो न्यूक्लियस है वो साइज़ में, वो अपने हुजम में एक छोटा सा ज़र्रा है, वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो चूँकि हम लिख सकते हैं, चूँकि चंद पार्टिकल्स ही सोने के वर्क से टकराने के बाद मुड़े, जिससे साबित हुआ कि एटम का न्यूक्लियस साइज में बहुत छोटा है। मतलब ये कुछ नताइज हम अखज़ कर रहे हैं इन तजर्बात की रोशनी में। इसी के साथ साथ चूँकि रदरफोर्ड ने अपने मॉडल के लिए निज़ाम शमसी को तजवीज़ किया था, तो उस लिहाज से इसने इलेक्ट्रॉन की गर्दिश को भी यहाँ पे वाजिया किया कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे एटम के अंदर मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की गर्दिश वो कैसे हरकत करते हैं। तो इसके लिए ये बयान किया गया कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की गर्दिश के बारे में क्या कहा गया कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द क्या करते हैं, घूमते हैं। मसलन अगर ये एटम है तो एटम का जो मरकज़ है वो पॉजिटिव चार्ज रखता है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस पॉजिटिव चार्ज के गिर्द क्या कर रहे होंगे, घूम रहे होंगे। मतलब न्यूक्लियस के गिर्द क्या कर रहे होंगे, घूम रहे होंगे। इसके अलावा ये नतीजा अखज़ किया गया कि एटम मजमूई तौर पर न्यूट्रल, मसलन ये कहा गया कि एक एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं जिसकी वजह से मजमूई तौर पर एटम
न्यूट्रल होता है। मतलब एक एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे न्यूक्लियस के बाहर घूमते हुए, न्यूक्लियस के अंदर उतने ही क्या मौजूद होंगे, प्रोटॉन्स मौजूद होंगे, जिसकी वजह से अगर मजमूई तौर पर हिसाब लगाया जाए तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों का चार्ज एक जैसा है, तो वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और मजमूई तौर पर एटम किस तरह का एक ज़र्रा होगा, किस तरह का पार्टिकल होगा, न्यूट्रल पार्टिकल होगा, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर होने की वजह से। एक नतीजा ये निकाला गया इन तजर्बात की रोशनी में, रदरफोर्ड के तजर्बात की रोशनी में, न्यूक्लियॉन्स किन्हें बोला जाता है, तो इलेक्ट्रॉन्स के अलावा, इसकी हम तारीफ इस तरह से कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के अलावा न्यूक्लियस में पाए जाने वाले बुनियादी पार्टिकल्स न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं। किनके अलावा, इलेक्ट्रॉन्स के अलावा। एटम के अंदर मुख्तलिफ तरह के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। जो जदीद सर्च है, वो जदीद दुनिया, वो जदीद केमिस्ट्री ये कहती है कि एटम के अंदर 100 से ज़्यादा पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर घूमते हैं, जबकि बाकी सारे ज़र्रात न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। खैर, रदरफोर्ड का नज़रिया यही कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स के अलावा बाकी जितने भी बुनियादी पार्टिकल्स हैं ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, और इन पार्टिकल्स को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं। ये रदरफोर्ड के तजर्बात के नतीजे, तजर्बात की रोशनी में ये कुछ नताइज हमें हासिल होते हैं जिनको आपने तफसीली समझा है। लेकिन रदरफोर्ड का जो तजर्बा है, रदरफोर्ड का जो नज़रिया है, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, ये जहाँ पर हमें एटम की तकसीम के बारे में सारी मालूमात फ़राहम करता है, इसी के साथ साथ इसके कुछ नकाइस भी हैं। एटम के हवाले से कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी वजाहत ये मुकम्मल तौर पर नहीं कर पाता। तो देखते हैं कि रदरफोर्ड के मॉडल के अंदर कौन कौन से नकाइस मौजूद थे। तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के नकाइस। रदरफोर्ड ने जो अपना ये नज़रिया पेश किया, इस नज़रिए के अंदर क्या कमियां थी, क्या नकाइस थे, किन बातों को, एटम की किन चीज़ों को रदरफोर्ड का मॉडल वजाहत उनकी नहीं कर पाता था। पहले नंबर पे किस चीज़ की वजाहत नहीं कर पाया रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, पहला नुक्स इसका क्या था, एटम की स्टेबिलिटी, एटम की स्टेबिलिटी, इसकी वजाहत नहीं कर पाया। कैसे? रदरफोर्ड का नज़रिया ये कहता था कि इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज रखने वाले न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश करते रहते हैं। एक साइंसदान था मैक्सवेल, उसने एक थ्योरी पेश की थी, उसको एक पुरानी थ्योरी है, जो दो चार्जेस जब एक दूसरे के गिर्द चक्कर लगाते हैं तो उनके इस बिहेवियर को, उनके इस अमल की वजाहत करती है वो थ्योरी। खैर, वो क्लासिकल एक पुरानी थ्योरी है। उस पुरानी थ्योरी का, क्लासिकल थ्योरी का एक नज़रिया है। वो नज़रिया ये है कि जब एक चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी के गिर्द चक्कर लगाती है तो चक्कर लगाते हुए उसको अपनी एनर्जी खारिज करनी चाहिए, और जब एक चार्ज जिस्म अपनी एनर्जी खारिज करेगा तो वो घूमते घूमते एनर्जी खारिज करते करते दूसरे चार्ज जिस्म के साथ जाकर टकरा जाएगा। मैं इसकी मिसाल कुछ इस तरह से देता हूँ। आपने हाथ के अंदर एक डोरी ली हुई है और डोरी के किनारे के ऊपर आपने एक पत्थर बांधा हुआ है। आप उस डोरी को हाथ में पकड़कर घुमाना शुरू कर दें। घुमाते 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 आप जब अपना हाथ रोक देंगे ना, तो वो आप इस चीज़ का मुशाहिदा करेंगे कि वो पत्थर आपके हाथ के गिर्द घूमेगा बड़ी तेज़ी के साथ। उसका घूमना आहिस्ता होता चला जाएगा और आहिस्ता होते होते वो आपके हाथ के ऊपर आकर लग जाएगा। पहले वो घूम रहा था, फिर घूमते 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 आहिस्ता होता चला जाएगा और फिर आपके हाथ के साथ आकर टकरा जाएगा। मतलब जब एक जिस्म
दूसरे जिस्म के गिर्द चक्कर लगा रहा है तो वो चक्कर लगाते हुए अपनी एनर्जी को ज़ाया कर रहा है। मतलब इस तरह से इसको समझा जा सकता है एटम की स्टेबिलिटी के हवाले से कि हमने कहा कि ये एटम के मरकज़ के अंदर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है और इसके गिर्द ये नेगेटिव चार्ज रखने वाला इलेक्ट्रॉन है जो क्या कर रहा है, इस पॉजिटिव चार्ज वाले न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा है। तो क्लासिकल थ्योरी के नज़रिए के मुताबिक अगर एक चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी के गिर्द चक्कर लगा रही है तो चक्कर लगाते लगाते उसको एनर्जी खारिज करनी चाहिए और एक वक्त ऐसा आना चाहिए जब वो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव न्यूक्लियस के अंदर गिर जाए। अगर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा तो ये सारे का सारा एटम की जो साख्त है, जो स्ट्रक्चर है, वो तबाह हो जाएगा। जबकि ऐसा नहीं है, एटम के अंदर ये मज़र देखने को नहीं मिलता। इसका मतलब कि रदरफोर्ड के मॉडल के अंदर ये गलती थी, ये कमी थी, ये नुक्स था कि ये एटम की स्टेबिलिटी को, एटम की क़याम पजीरी को मुकम्मल तौर पर वाज़िया नहीं कर पाया। ये नहीं बता सका कि एटम एक क़याम पजीर ज़र्रा है, एक क़याम पजीर पार्टिकल है, एक मुस्तहकम पार्टिकल है और वो किस तरह से मुस्तहकम है, इस बात की वजाहत रदरफोर्ड नहीं कर पाया। ये पहला नुक्स है रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का। दूसरे नुक्स की तरफ चलते हैं, वो है स्पेक्ट्रम की नेचर। स्पेक्ट्रम की नेचर, ये बात ज़रा समझने वाली है। स्पेक्ट्रम दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम जिसको मुसलसल स्पेक्ट्रम भी बोला जाता है, और एक होता है गैर मुसलसल जिसको हम लाइन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम का नाम भी देते हैं। तो स्पेक्ट्रम दो तरह के हैं। पहली बात तो स्पेक्ट्रम है क्या, इसकी मैं वजाहत करता चलूँ। स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी प्रिज्म में से गुजरती है तो प्रिज्म में से गुजरने के बाद वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिन जिन रेडिएशंस के मिलने से बनी है उन रेडिएशंस के अंदर स्प्लिट हो जाती है, तकसीम हो जाती है। मतलब जब एक रेडिएशन, एक लाइट, जब उस लाइट को प्रिज्म में से गुजारते हैं, मैं बात करता हूँ जी सनलाइट की बात करते हैं, जब सनलाइट प्रिज्म में से गुजरती है तो सनलाइट के अंदर मुख्तलिफ वेव्स वाली रेडिएशंस मौजूद होती हैं। मुख्तलिफ वेव्स वाली, कुछ वेव्स ऐसी होती हैं जिनको हम देख सकते हैं, कुछ वेव्स ऐसी होती हैं जिनको हमें दिखाई नहीं देती। खैर, जब सनलाइट को प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो सनलाइट का वो वाला हिस्सा जिसको हम देख सकते हैं, वो हिस्से की वेव्स जो हमें नज़र आ सकती हैं, उनको हम वाइट लाइट का नाम देते हैं, सफ़ेद लाइट, वाइट लाइट का नाम देते हैं। तो जब ये हिस्सा प्रिज्म में से गुजरता है, पूरी सनलाइट का ये जो वाइट लाइट वाला हिस्सा है, इसको हम देख सकते हैं। जब ये प्रिज्म में से गुजरता है तो प्रिज्म में से गुजरते हुए इस हिस्से के अंदर जितनी जितनी वेव्स वाली रेडिएशंस पाई जाती हैं वो अपने अपने रंग की निस्बत से एक दूसरे से अलहदा हो जाती हैं, और अलहदा हुई ये वेव्स जब इनका हम एक ग्राफ बनाते हैं, उस ग्राफ को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। मैं मिसाल के तौर पर कि ये वाइट लाइट है, ये आ रही है, अब ये वाइट लाइट जो है वो बुनियादी तौर पर एक से ज़्यादा वेव्स के मिलने से बनी हुई है। जैसे ये प्रिज्म में से गुजरेगी तो प्रिज्म की ये खासियत है कि जिस जिस वेव के मिलने से ये लाइट बनी है, ये इस लाइट की उन वेव्स को एक दूसरे से क्या कर देगी? अलहदा कर देगी। और हर एक वेव जो है वो मुख्तलिफ कलर रखती होगी, मुख्तलिफ रंग होगा हर एक वेव का। ये जो मुख्तलिफ रंग आएंगे हमारे पास, इनको जब हम एक ग्राफ की शक्ल में जाहिर कर देते हैं, ये ग्राफ इनका बनता है, ये ग्राफ की शक्ल में जब ये रंग जाहिर होना शुरू हो जाते हैं तो इस तरह के ग्राफ को हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम का नाम दिया जाता है। जैसे अगर आप देखें आसमान की तरफ तो धनक आपको नज़र आती है, जब तो धनक में आप देखते हैं कि मुख्तलिफ रंग आपको नज़र आ रहे होते हैं। उन रंगों को अगर आप गौर से देखें तो आपको पता नहीं चल रहा होता कि एक रंग कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, दूसरा रंग कहाँ से शुरू हो रहा है। तो ऐसा स्पेक्ट्रम, रंगों का ऐसा ग्राफ, रंगों की ऐसी तरतीब जिसमें आपको ये ना पता चले कि एक कहाँ पे ख़त्म हो रही है, दूसरी कहाँ से शुरू हो रही है, ऐसी तरतीब को मुसलसल स्पेक्ट्रम का नाम दिया जाता है। जबकि रंगों की ऐसी तरतीब जिसमें ये वाज़िया हो रहा हो कि एक कहाँ पे ख़त्म हुआ है, दूसरा कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तीसरा रंग कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ऐसी तरतीब क्या कहलाती है? गैर मुसलसल या लाइन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो अगर हम रदरफोर्ड का नज़रिया देखें तो रदरफोर्ड का नज़रिया हमें ये बताता है कि एटम, जब एटम में से लाइट को गुजारा जाए या एटम लाइट को जज़ब करे या एटम लाइट को खारिज करे, तो इसके जज़ब या खारिज करने से जो भी रंगों का ग्राफ बने वो ग्राफ बनना चाहिए मुसलसल स्पेक्ट्रम की शक्ल में, कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम की शक्ल में। ये रदरफोर्ड के मॉडल के मुताबिक ऐसा होना चाहिए। लेकिन जब असल में देखा गया तो दर हकीकत एटम किस तरह का स्पेक्ट्रम बनाता था? वो लाइन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम
की बुनियाद था, वो एटॉमिक स्पेक्ट्रम बनाता था। तो स्पेक्ट्रम की नेचर क्या होनी चाहिए, असल में रदरफोर्ड का मॉडल इस बात की वजाहत ना कर सका। तो रदरफोर्ड के मॉडल के मुताबिक मैंने आपको बताया कि एटम को मुसलसल स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए रदरफोर्ड के मॉडल के मुताबिक, लेकिन एटम का लाइन स्पेक्ट्रम बनता था। मैंने दोनों तरह के स्पेक्ट्रम की वजाहत की है कि मुसलसल कौन सा होता है और लाइन कौन सा होता है। ये जो आपके सामने इधर मैंने बना के दिखाया ना, ये जो ग्राफ सा आपको बना के दिखाया जिसमें मैंने इस बॉक्स के अंदर ये कुछ लाइंस लगाई हैं, ये लाइंस वाज़ेह हो रहा है एक कहाँ पे ख़त्म हुई है, दूसरी कहाँ से शुरू हुई है, तीसरी कहाँ से हुई है, चौथी कहाँ से हुई है। तो इस तरह का जो ग्राफ बनता है वो लाइन स्पेक्ट्रम है। अगर मैं आपको मुसलसल स्पेक्ट्रम यहाँ पे बना के बताऊँ तो वो किस तरह का बनेगा, ये स्पेक्ट्रम है, अगर ये पहली लाइन है इसके साथ ही ये दूसरी लाइन आ जाएगी, इसके साथ ही ये तीसरी लाइन आ जाएगी, तो आपको इस स्पेक्ट्रम को देखकर ये पता नहीं चल रहा कि एक रंग कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ पे ख़त्म हुआ है, दूसरा कहाँ पे ख़त्म हुआ है, तीसरा कहाँ से शुरू हो रहा है। तो इस तरह का स्पेक्ट्रम लाइन, इस तरह का मुसलसल और इस तरह का लाइन स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो रदरफोर्ड के मॉडल के मुताबिक जो खसूसियात देखी गई, जो नताइज निकाले गए, जो तजर्बा किया गया, उसके मुताबिक एटम को इस तरह का स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, लेकिन एटम लाइन स्पेक्ट्रम बनाता था। तो रदरफोर्ड के मॉडल के अंदर बुनियादी तौर पर ये दो नकाइस थे, ये दो कमियां थी। रदरफोर्ड इन दो चीज़ों को अच्छी तरह से इनकी वजाहत नहीं कर पाया। इनकी वजाहत फिर रदरफोर्ड के मज़ीद एक तालिब इल्म ने की जिसका नाम था बोहर। तो नील बोहर ने कैसे ये काम किया, नेक्स्ट हम देखेंगे जब बोहर का एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे। अजीज़ तलबा तालिबात, आज के लेक्चर में आपने तफसीली समझा रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। सबसे पहले आपने थोड़ा सा तारुफ पढ़ा रदरफोर्ड के बारे में, फिर आपने इसकी केमिस्ट्री की, कीमिया की शाख के अंदर मुख्तलिफ ग्रां कदर खिदमात को भी जायज़ा लिया। इसके बाद आपने इसका बताया हुआ तजर्बा पढ़ा, किस तरह से प्लम पुडिंग थ्योरी को इसने गलत साबित किया वो भी देखा। आपने इस तजर्बे के मुशाहदात के ऊपर गौर किया, उनसे नताइज अख़ज़ किए और रदरफोर्ड के मॉडल के अंदर मौजूद जो नकाइस थे जिसमें एटम की स्टेबिलिटी शामिल है और उसके साथ साथ स्पेक्ट्रम की नेचर शामिल है, इनको भी तफसीली समझा। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बखूबी समझ आया होगा, आप इसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर है। अस्सलाम वालेकुम।